Assalamu alaikum boys, ख़वातीन और हज़रात। दिस इज़ द वीडियो ऑन हाइपोनेट्रीमिया। फॉर्मेट काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी फिट बड़ा सा सेटअप है। ऊपर से लगाया हुआ है कैमरा। ये सेटअप है गाइस। हेलो एंड वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस हाइपोनेट्रीमिया मैन। पहले मैंने एक वीडियो बनाया एंड आई वाज लाइक फ्लिपिंग फॉरवर्ड थ्रू टैब्स ऑफ एम्बॉस एंड अप टू डेट, और वो बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा था, तो हमने टॉप डाउन से सीन किया हुआ है। So this video is going to go over the diagnosis and how to like the diagnostic evaluation for hyponatremia कि भाई hyponatremia है क्या, करते क्यों है, सीन क्या है, and then there's going to be another video about management कि management वाकई कैसे करनी है। But this is hopefully for like house officer intern level। अगर आपको इतना आता है जो इस वीडियो के अंदर है तो you will be a boss, ठीक है। तो बस I'm just going to start, ठीक है। फर्स्ट we're going to go here। अब हाइपोनेट्रीमिया ऑब्वियसली सोडियम का लेस दैन 135 होना है, ठीक है। ऑब्वियसली माइल्ड मॉडरेट सीवियर में हम इसको वो करते हैं, बस याद रखना है कि सीवियर लेस दैन 120 अगर होगा तो सीवियर हो जाएगा। और फिर हम टाइम वाइज भी करते हैं, अक्यूट है और क्रॉनिक है। अक्यूट हाइपोनेट्रीमिया इज लेस दैन 48 आवर्स एंड क्रॉनिक इज ग्रेटर दैन 48 आवर्स और अननोन। अक्यूट ज़्यादातर पोस्ट ऑप पेशेंट्स में होगा। पोस्ट ऑप हमने लैब्स किए होंगे तो हमें पता होगा कि भाई सोडियम उसका उस टाइम नॉर्मल था, तो अभी उसका सोडियम अगर डींगा हो गया तो हम कह सकते हैं कि एक्यूट है। मेजॉरिटी हमारे पास क्रॉनिक या अननोन ही होगा अगर लैब में आएगा, अगर मतलब डेली लाइफ में आता है। अच्छा, अब यार हाइपोनेट्रीमिया का सोचना कैसा है। हाइपोनेट्रीमिया का यार दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखो, या को टोटल बॉडी सोडियम नहीं है, ठीक है, देयर इज़ नो सोडियम इन द बॉडी, डिप्लीटेड स्टेट है, या टोटल बॉडी वाटर ज़्यादा हो गया और सोडियम जो हम मेजर कर रहे हैं वो डाइल्यूट आउट हो गया है। तो या सोडियम डिप्लीटेड है या भाई पानी बहुत ज़्यादा हो गया बंदे के अंदर, तो इसको भाई हाइपोनेट्रीमिया हो गया है। चलो बस बिफोर वी मूव ऑन वी आर गोइंग टू डिस्कस के ब्रो व्हाई डू वी इवन केयर अबाउट दिस। The reason we care about this is hyponatremia is apparently the most common electrolyte disorder, 16 to 30% of hospitalized patient। and मैं अपने जिन दोस्तों से बात करता हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि भाई इससे ज़्यादा at some point during their hospital stay 16 to 30% of patients are going to develop hyponatremia। Still, why do we care about this? The reason we care about this is अगर आप माइल्ड हाइपोनेट्रीमिया के आप साइन एंड सिम्टम्स मैंने इधर लिखे हुए हैं, अगर आप इसको पढ़ें तो फॉरगेटफुलनेस, गेट इशूज़, मसल वीकनेस, मलेज, हेडेक, डिजीनेस, फटीग, नोजिया, लेथार्जी, ये किस तरह के साइन एंड सिम्टम्स हैं? ये बड़े लाइक नॉन स्पेसिफिक से साइन एंड सिम्टम्स हैं। खैर, इवन इफ़ यू डोंट केयर अबाउट दिस, जब सोडियम 120 से गिर जाए, 120 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर से गिर जाए, तो बहुत जल्दी ये जो बड़े नॉन स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स जो मैंने इधर लिखे हैं, these really quickly turn into really serious shit। confusion, seizure, stupor, coma, ataxia, cerebral edema, ठीक है, headache and nausea and vomiting, भाई ये बंदे को मारने वाली चीज़ें हैं। तो दिस इज़ वाई वी रियली केयर अबाउट दिस। एंड दूसरी ये बात है कि दिस एंड्स अप विद cerebral edema। जस्ट एक फ़न फैक्ट आपको बताता चलूँ कि लाइक हेडेक, नोजिया एंड वॉमिटिंग जो है ना, दे कोरिलेट विद लाइक द सिवेरिटी ऑफ सेरेब्रल एडीमा। एंड दूसरी ये बात है कि अगर आप कहें कि भाई सोडियम बंदे किसी बंदे का 128 है और आप पीछे चार्ट में देखें या वो आपको बताए, खैर होता तो नहीं है लेकिन काफ़ी टाइम से अगर सोडियम क्रॉनिकली लो रहता आ रहा है, लाइक 131, 128, 129, 130, तो दिस इवन इन द लिटरेचर हैज़ बिन रिलेटेड टू लाइक कॉग्निटिव डिफेक्ट्स, गेट इशूज़, ऑस्टियोपोरोसिस एंड डेथ। तो मतलब इवन अगर लॉन्ग स्टैंडिंग सोडियम हैज़ बिन लो, दैट डजंट मीन लेट इट गो एंड जस्ट इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग, इस बंदे का सोडियम हमेशा लो रहता है, दैट just you will still want to correct that। So this is why we care about hyponatremia। Moving forward, we're up three concepts before we discuss diagnostic evaluation of hyponatremia। Three concepts is, the first concept that we need to know is of serum osmolality। ऑस्मोलैरिटी क्या होती है? ऑस्मोलैरिटी ये है कि भाई पार्टिकल्स कितने हैं, ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स कितने हैं सीरम के अंदर या ब्लड के अंदर। ऑस्मोटिकली एक्टिव का ये मतलब है कि वो पानी को खींचती हैं। अगर वो पार्टिकल्स पड़ी रहें ब्लड के अंदर तो अपने आप की तरफ पानी खींचेंगी। तो द मोर ऑस्मोल्स इन द सीरम, द मोर हाइपरटोनिक द सीरम इज़। द मोर हाइपरटोनिक सीरम इज़, द मोर इट विल पुल वाटर। तो पानी किधर से खींचेगा भाई सेल से खींचेगा, तो इट विल पुल वाटर आउटसाइड ऑफ द सेल्स। अब इन कॉन्ट्रास्ट द लेस ऑस्मोल्स इन द सीरम, सीरम के अंदर भाई ऑस्मोल्स नहीं है, ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स मतलब सेल्स के अंदर पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये मैंने एक सेल बनाया है जिसके अंदर बड़े पार्टिकल्स हैं ऑस्मोटिकली एक्टिव। बाहर ये जो ब्लू में बनाए हैं ये भी ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स हैं, बट क्लियरली सेल के अंदर ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो ये पार्टिकल्स फिर पानी को खींचेंगे, पानी अंदर आएगा सेल्स के अंदर। तो बाहर जब ऑस्मोलैरिटी कम होगी, बाहर जब हाइपोटोनिक सीन होगा, तो पानी सेल्स के अंदर, पानी कहेगा भाई मैं सेल्स के अंदर ही चला जाता हूँ, तो सेल्स फूलेंगी तो मसला हो जाएगा। एंड यही मसला होता है कि ग्लियल सेल्स के अंदर पानी चला जाता है, ग्लियल सेल्स फूलते हैं और वही सेरेब्रल एडीमा होता है जो हमने यहाँ लिखा हुआ था। खैर, सो दिस इज़ द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सीरम ऑस्मोलैरिटी। भाई सीरम ऑस्मोलैरिटी सेल के स्वेलिंग शेलिंग को डिटरमिन करेगा।
अब और ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स विल डिटरमिन ऑब्वियसली सीरम ऑस्मोलैरिटी। भाई अब ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स कौन से हैं? सीरम ऑस्मोलैरिटी हम कैसे निकालते हैं? या तो आपको लैब बताएगा या आप कागज़ और पेंसिल के साथ ये कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करना है भाई? 2 इंटू सोडियम प्लस ब्लड यूरिन नाइट्रोजन ओवर 2.8, ग्लूकोज ओवर 18, एथनॉल ओवर 4.6। ये एथनॉल ओवर 4.6 लोग नहीं याद रखते, लेकिन कूल होना है आपने तो आप याद रख लें, ये अदर ऑस्मोल्स हैं। आप इसमें नोट करें कि सीरम ऑस्मोलैरिटी इज़ वेरी डिपेंडेंट ऑन सोडियम। 2 इंटू सोडियम हो रहा है, BUN ओवर 2.8, ग्लूकोज ओवर ए फ्लानम का ओवर, बट लाइक इट्स काफ़ी डिपेंडेंट ऑन सोडियम। तो अगर सोडियम ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं कि ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स इन सीरम ज़्यादा होंगे, अगर सोडियम कम होता है तो ये कम होंगे। मतलब द बिगेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ particles in the blood is sodium role play कर रहा है. So that's the first concept that you kind of need to know. The second concept that you need to know is it's very hard to differentiate hypovolemia and euvolemia on physical exam reliably. Hypervolemia पता चल जाता है भाई, किसी का JVD आ रहा है, किसी का S3 आ रहा है, क्रैकल्स आ रहे हैं ऑस्कल्टेशन पे, पीडल एडीमा है, पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड खैर होता तो नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड पे इन्फीरियर वेना केवा वावा बड़ा नज़र आ रहा है, IJV बावा बड़ा नज़र आ रहा है, भाई एडीमा है, SITs हो, क्लियरली भाई समझ आ जाता है कि ये बंदा यार हाइपरवोलेमिक है। हाइपोवोलेमिया और यूवोलेमिया को रिलायबली डिफरेंशिएट करना फिजिकल एग्जाम पे बड़ी मुश्किल काम है। तो ये बस दूसरा चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। तीसरा चीज़ जो कॉन्सेप्ट हमने समझना है बिफोर वी मूव फॉरवर्ड इज़ जब इफ़ेक्टिव आर्टीरियल ब्लड वॉल्यूम, बेसिकली वो ब्लड जो आपके आर्टरीज़ के अंदर है, मतलब बॉडी जो देख रही है, वो जब इफ़ेक्टिव आर्टीरियल ब्लड वॉल्यूम गिर जाए, मतलब जब सर्कुलेशन के अंदर ब्लड वॉल्यूम गिर जाए, तो हाउ डज द बॉडी अडैप्ट? The body does two things. The first thing is वो एंटीडायरेटिक हार्मोन सिक्रीट करता है। एंटीडायरेटिक हार्मोन जब सिक्रीट होता है तो फ्री वाटर रिटेन होता है एट द लेवल ऑफ द कलेक्टिंग हेड। बॉडी कहता है यार मैं पानी को H2O को रीअब्जॉर्ब कर लेता हूँ, तो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर लेता है, गाढ़ा कर लेता है। यूरिन ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल बंदे के अंदर, मेरे और आपके अंदर ranges between 50 milliosmoles per kilogram to 1200 milliosmoles. 50 milliosmoles per kilogram means we are 50 particles पड़े हुए हैं per kg, जो मतलब डाइल्यूट यूरिन है। 1200 milliosmoles per kilogram मतलब यूरिन काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड, सही कॉन्सेंट्रेटेड पड़ा हुआ है। तो जब एंटी डायरेटिक हार्मोन सिक्रीट करता है वो पानी को रीअब्जॉर्ब करता है, पानी को रीअब्जॉर्ब करता है तो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करता है, और जब यूरिन कॉन्सेंट्रेट होती है तो आर यूरिन ऑस्मोलैरिटी गोज़ अप टिल टूवर्ड्स 1200. ठीक है, दिस इज़ मैक्सिमली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. So urine osmolality becomes high. So basically when ADH is secreted, urine osmolality becomes high. The urine becomes concentrated and generally above 100 milliosmoles per kg. अगर यूरिन 100 milliosmoles per kg से ज़्यादा है, मतलब यूरिन ऑस्मोलैरिटी, तो हम कहते हैं कि ADH कुछ ना कुछ इफेक्ट शो कर रहा है, ADH चल रहा है, चालू हो रहा है। तो जब इफेक्टिव आर्टीरियल ब्लड वॉल्यूम होता है तो बॉडी पानी को मतलब थ्रू ADH एब्जॉर्ब करता है। The second thing that the body does is it activates the renin, angiotensin, aldosterone system. Renin बनता है, angiotensin 2 बनता है, फलाना ढमकाना, आखिर में बात aldosterone तक आ जाती है। जब aldosterone तक बात आती है तो aldosterone का क्या काम है भाई? सोडियम रीअब्जॉर्ब करना, एंड सोडियम फॉलोज वाटर, दैट्स लाइक हमें पढ़ाते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो इट रीअब्जॉर्ब्स सोडियम, एंड बाय रीअब्जॉर्बिंग सोडियम इट आल्सो रीअब्जॉर्ब्स वाटर इनटू द बॉडी. सो द बॉडी ट्राइज टू इंक्रीज इट्स इफेक्टिव आर्टीरियल ब्लड वॉल्यूम through reabsorbing sodium and then by reabsorbing water and then reabsorbing free water via ADH. When sodium gets reabsorbed, what happens is urinary sodium becomes less than, the key value to remember is 20 to 30 milliequivalents per liter या milliosmoles, अब मैं वो भूल गया हूँ, but 20 to 30 यहाँ पे नंबर याद रखना है. And fraction excretion of sodium becomes less than 1%. So the entire point of all of this is when effective arterial blood volume becomes low, two things happen. Renin, angiotensin, aldosterone system gets activated, urinary sodium becomes low, ADH is secreted, urine osmolality becomes high. The urine becomes concentrated, and that concentrated urine does not have sodium in it. So we just need to know these things before we start the diagnostic evaluation. So finishing touches भाई, फिनिशिंग टचेज़ ये हैं कि नॉर्मल सीरम ऑस्मोलैरिटी जब हम कैलकुलेट करते हैं अपने उस फॉर्मूले के साथ, 2 इंटू सोडियम BUN ओवर 2.8, मैं पूरा लिख नहीं रहा, मतलब ग्लूकोज ओवर 18 प्लस वो ओवर एथनॉल ओवर 4.6, जो फैंसी फार्मूला है जो हम कागज़ पेंसिल से निकालेंगे, वो 285 और 295 के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, बॉडी इसको बड़ी कंट्रोल में रखती है। हेल्दी जो किडनी है, जो मेरी और आपकी किडनी है, वो 50 मिलीऑस्मोल से 1200 मिलीऑस्मोल तक यूरिन को मूव करती है। सो यूरिन कैन बी ईदर रियली डाइल्यूट और रियली कॉन्सेंट्रेटेड बेस्ड ऑन दीज नंबर्स। ADH का ट्रिगर क्या है? लो इफेक्टिव आर्टीरियल ब्लड वॉल्यूम, जो हमने अभी इधर डिस्कस किया है, इज़ अ ट्रिगर फॉर ADH रिलीज। द सेकंड थिंग इज़ अगर कोई भी CNS इश्यूज़ हैं, पोस्ट ऑप पेशेंट है, ड्रग्स हैं, ठीक है, नोजिया पेन, ये सारे ट्रिगर्स हैं ADH के रिलीज़ के लिए।
एंड अब हम डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन शुरू करेंगे एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि अभी हम ये एवेल्यूएशन करेंगे बिफोर वी ऑर्डर एवरी टेस्ट जो हम ऑर्डर करेंगे वी शुड थिंक अबाउट व्हाट द रिजल्ट ऑफ दैट टेस्ट शुड बी बिफोर वी ऑर्डर टेस्ट वी शुड नो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर कि भाई क्या देखेंगे इसमें। तो शुरू करते हैं ब्रो हाइपोनेट्रीमिया की डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन शुरू हो रहा है भाई। अब बस लेट मी कवर दिस ताकि अच्छा अब किसी का आपने बेसिक मेटाबॉलिक प्रोफाइल भेजा है भाई, उसका सोडियम लो आ गया, उसका सोडियम 135 से नीचे आ गया भाई, सोडियम उसका 124 आ गया। पहले तो फर्स्ट स्टेप यू आर गोइंग टू डू इज़ यू आर गोइंग टू रीचेक बेसिक मेटाबॉलिक प्रोफाइल, यू आर गोइंग टू मेक श्योर कि अगर फिर सोडियम लो आया है तो अब ये कंफर्म हो गया कि वाकई भाई सोडियम लो है। नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट सीरम ऑस्मोलैरिटी। Why are we calculating serum osmolality? हमने पहले बात की थी कि serum osmolality is 2 into sodium plus glucose over 18 plus BUN or whatever, ठीक है। We said कि sodium is the biggest contributor to serum osmolality. So if sodium is low, if sodium is 124, serum osmolality should be low. So what do we expect? The normal serum osmolality is 285 to 295. If sodium is low, we expect this value to be low as well. ठीक है, क्योंकि that is the biggest component of serum osmolality is sodium. तो serum sodium is low, serum osmolality we should expect this number to be 275 270 whatever something। अब देखते हैं क्या होगा। तो ये मैंने यहाँ पे यही ऊपर ये बात लिखी है कि we expect serum sodium to be low। So what we did is based on metabolic profile sodium suppose 128 आ गया, लो आ गया, recheck basic metabolic profile again sodium 128 आ गया, serum osmolality हमने की it should be low 271ish 272ish। अब आ गए दो पॉसिबिलिटीज़ है, यूनिक पॉसिबिलिटीज़ कि सीरम ऑस्मोलैरिटी हाई आ गया, सीरम ऑस्मोलैरिटी इज़ अबव 300 या अबव 295। भाई ये बहुत अजीब सी बात है, weird, that's why I written it here। So what it's saying is the serum is hypertonic and there's a hyponatremia. This is really freaking weird, man। That's one possibility। The other possibility is serum osmolality is normal। The serum osmolality is between 285 to 300 या 285 to 295। Basically isotonic है, tonicity normal है। So this is isotonic hyponatremia। दिस इज़ रियली वियर्ड। ये वो दो इंस्टेंसेस है जिसमें आप बड़े खुश हो जाएंगे, आप कहेंगे कि भाई ये बहुत कम चीज़ें हो सकती हैं, हम अब उन कम चीज़ों को ढूंढने चले जाएंगे और हम बड़े खुश होंगे कि हमारा वर्कबुक बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। सो वी विल डू सीरम ऑस्मोलैरिटी, विल डू इट वंस, वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस थिंग बार बार, वी आर गोइंग टू डू सीरम ऑस्मोलैरिटी वंस। सीरम ऑस्मोलैरिटी अगर नॉर्मल आ गया या हाई आ गया, ये बड़े यूनिक सिचुएशन है, ये नहीं आना चाहिए था, हम लो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो हमारा वर्कअप चेंज होगा। अब हम करते हैं हाइपरटोनिक हाइपोनेट्रीमिया कि हमने सीरम ऑस्मोलैरिटी की, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो लो हो, वो 300 से ऊपर आ गई है। ये बड़ी अजीब सी बात है, मैंने लिखी 300 से बात ऊपर चली गई है। अब करना क्या है, इसका ये मतलब है कि अगर सोडियम हमें पता है कि ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज़्यादा है, तो अगर ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब है यार इन तीनों में कोई वैल्यू ज़्यादा होगी, ये ग्लूकोज या ज़्यादा होगा या BUN ज़्यादा होगा, एथेनॉल ज़्यादा होगा, ये कोई और ऑस्मोटिकली एक्टिव कोई कंपाउंड है जो सीरम ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा रही है। लाइकली इन मोस्ट केसेस वो हाइपरग्लाइसीमिया होता है। भाई आप ग्लूकोज देखें, ग्लूकोज उस बंदे का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, तो लाइकली हाइपरग्लाइसीमिया होगा। अगर उसको हाइपरग्लाइसीमिया है, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द करेक्टेड सीरम सोडियम। अब ये मैंने बात लिखी हुई है कि एवरी 100 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर ऑफ ग्लूकोज ओवर 100 वी ऐड 1.6 टू सोडियम। यार इसका ये बस फार्मूला है, कार्ड्स फार्मूला, ठीक है, ये जाके देख लें। हम करेक्टेड सीरम सोडियम निकालेंगे, अगर वो करेक्टेड सीरम सोडियम नॉर्मल हो गया तो मतलब ठीक है, इस बंदे का हाइपरग्लाइसीमिया करेक्ट करो, हाइपोनेट्रीमिया खुद से ठीक हो जाएगा। अगर कुछ अब यहाँ पे कोई डिंग है, ठीक है, सीरम सोडियम या बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, वट फिर उसका वर्कअप डिफरेंट है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल चेक फॉर हाइपरग्लाइसीमिया, सो चेक फॉर दिस थिंग। अब हाइपरग्लाइसीमिया नहीं है बंदे को, तो अब हम हाइपरटोनिक हाइपोनेट्रीमिया में ना, या देयर इज सम अनमेजर्ड ऑस्मोटिकली एक्टिव ऑस्मोल। सो इन दिस केस वी लुक्ड एट ग्लूकोज अगर नॉर्मल है, वी नीड टू मेजर लुक फॉर सम अदर ऑस्मोल विच इज़ कॉजिंग हाइपरटोनिसिटी। कौन से ऑस्मोल्स हैं भाई अदर देन ग्लूकोज? मैनेटोल चेक करो यार, अभी उसका CT तो नहीं हुआ। रेडियो कॉन्ट्रास्ट इज़ ऑल्सो ऑस्मोटिकली एक्टिव, सो रेडियो कॉन्ट्रास्ट CT के बाद पोस्ट टर्प जो BPH वाला प्रोसीजर है, पोस्ट हिस्टेरोस्कोपी, क्योंकि इन प्रोसीजर्स के अंदर ना यार वो इरिगेशन करते हैं ग्लाइसिन या सोर्बिटॉल के साथ, ये अब्जॉर्ब हो जाता है सीरम के अंदर और ये हाइपरटोनिक सीरम करा देते हैं। IVIG तो नहीं मिला इस बॉय को, क्योंकि IVIG स्टोर्ड विद इन मैनेटोल। टॉक्सिक अल्कोहल तो बंदे ने नहीं पी हुई भाई, मेथनॉल पी हुई है, प्रोपनॉल पी हुई है, कुछ अजीब से डींगा से चीज़ पिया हुआ है।
Basically, whenever this happens, whenever there is a hypertonic hyponatremia, you are looking for some other osmotically active substance. Either that's glucose or it's one of the things written here. It must be one of these things. तो ये वाला पॉसिबिलिटी हमने कर लिया. सोडियम किया, कंफर्म किया कि सोडियम कम है, सीरम ऑस्मोलैरिटी की, हाइपरटोनिक हाइपोनेट्रीमिया आ गया है, भाई ग्लूकोज मैनोटॉल ये कुछ और ऑस्मोल हम ढूंढने चलेंगे. ये मैनेजमेंट ख़त्म होगी हाइपरटोनिक हाइपोनेट्रीमिया की. Now the next possibility that we were discussing is an isotonic hyponatremia. Again, we were expecting that the serum osmolarity should be low because sodium is low. But serum osmolarity normal आ गई, 285 to 300 तक आ गई. Again, ये बड़ी weird सी बात है. अब possibilities क्या हैं? पहली possibility ये कि the lab fucked up. The lab messed up in measuring sodium. This is called pseudo hyponatremia. इसको fancy नाम दिया गया है. Pseudo hyponatremia क्यों होता है कि भाई सैम्पल में कुछ मसला था, लैब ने कुछ मैसअप कर दिया है. लैब की जो टेस्टिंग वाइज में बेसिकली सोडियम नॉर्मल था, लेकिन लैब ने कह दिया कि सोडियम कम है. हाइपोनेट्रीमिया कह दिया है हमें और लैब की गलती है. लैब क्यों गलती करेगी? लैब गलती इसलिए करेगी कि या सैम्पल के अंदर लिपिड बहुत ज़्यादा था, या सैम्पल के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा था, या कोई और चीज़ थी सैम्पल के अंदर जिसने सोडियम की मेजरमेंट को मैसअप कर दिया है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम मेजर करेंगे of all the things that we know that can mess up sodium's like measurement in the lab. So what we're going to do is we're going to check the lipid panel. ठीक है कि भाई बंदे को हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया, हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया बहुत ज़्यादा तो नहीं है. प्रोटीन लेवल करते हैं, जनरली प्रोटीन लेवल्स इन एक्सेस ऑफ 10 ग्राम्स. ठीक है, ये करते हैं पैराप्रोटीनीमिया के लिए. ऑल कॉजेज़ ऑफ हाइपरटोनिक हाइपोनेट्रीमिया, ये जो ऊपर ये वाले डिस्कस किए हैं ना, ये सारे भी आइसोटोनिक करवा सकते हैं. सारे वाले कॉजेज़ करें, ये देखें लिपिड करो, प्रोटीन करो, ठीक है वट एवर. और ये और कॉजेज़ हैं, टर्प, टीके, पैंक्रेटाइटिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का ये सीन है कि एक चीज़ होती है लाइपोप्रोटीन एक्स, वो बड़े हाई लेवल्स में सीरम के अंदर होती है. तो जब वो लैब को जाता है सैंपल जिसके अंदर लाइपोप्रोटीन एक्स पड़ा हुआ, तो लैब कंफ्यूज हो जाती है. लैब कहती है भाई इसको हाइपोनेट्रीमिया है वट एवर. बट दीज आर ऑल द कॉजेज़. अगर आइसोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया है या हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया है, ये बड़ा अनयूजुअल सर्कमस्टेंस है और वर्कअप काफ़ी आसान है. यू आर एक्चुअली वेरी हैप्पी इफ दीज थिंग्स टर्न अप बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग अ हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया. Because serum osmoles, serum osmoles depends on sodium, and if sodium is low, you expect this value to be low. So that's what we're going to do next. That is the main workup. So what have we done so far? We've done किसी का सोडियम आ गया 128. सोडियम हमने रिपीट किया बेसल मेटाबॉलिक प्रोफाइल पे. सीरम ऑस्मोलैरिटी हमने की, हमने एक्सपेक्ट किया कि ये लो है. चलो भाई वाकई लो आ गया, 285 से कम आ गया, हम बड़े खुश हो गए. ग्रेट, दिस इज़ व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग. वी विल कॉल दिस ट्रू हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया. कि वाकई भाई सीरम सोडियम कम था, हाइपोटेनिसिटी होनी चाहिए. हमने मेजर किया, सीरम ऑस्मोलैरिटी कैलकुलेट किया कागज़ पेंसिल से, पता चला भाई कि लड़का वाकई हाइपोटोनिक है. So this is true hypotonic hyponatremia. Now the actual workup is going to start for this. So the workup of true hypotonic hyponatremia, this is the workup. अगर आप कोई गूगल करें, अप टू डेट पे देखें या जहाँ से भी आप देखते हैं, डेविडसन में देखें, किसी भी बुक में देखें, तो बहुत एक लंबा सा टेबल होगा. तो in essence we are asking ourselves two questions. We're going to ask two questions. We're going to estimate volume status and game over, bro. We will have the reason कि इसको hyponatremia क्यों है. So for true hypotonic hyponatremia, the first question we're going to ask is ADH secrete हो रहा है कि नहीं हो रहा. ठीक है, we will use urine osmolarity as a proxy. And the second question we're going to ask is renin, angiotensin, aldosterone system active या नहीं active. And you will use urinary sodium and FeNA, fractional excretion of sodium, as a proxy. अभी ज़रा इनके डिटेल बताता हूँ और फिर हम करते हैं. Recall. The first thing that we discussed is ADH absorbs free water from the collecting duct. It makes urine concentrated. Urine osmolarity ranges from 50 to 1200 milliosmoles. I would highly recommend कि तुम boys osmolarity का इस तरह सोचो कि particles 50 osmoles मतलब 50 particles पढ़े हैं, 1200 मतलब बहुत ज़्यादा particles पढ़े हैं. 50 मतलब dilute, 1200 मतलब concentrated. ADH अगर पानी को ही reabsorb करेगा तो मतलब पानी चला जाएगा, urine concentrate हो जाएगा, urine 1200 की तरफ चला जाएगा. अगर ADH चल रहा है, अगर ADH पानी को reabsorb कर रहा है, तो मतलब urine osmolarity will be greater than 100. ठीक है, मतलब इट विल बी कॉन्सेंट्रेटेड साइड पे 100 से ऊपर होगा. अगर ADH चल रहा है, पहला सवाल हमारा इधर होगा कि ADH चल रहा है कि नहीं चल रहा. तो हम यूरिन ऑस्मोलैरिटी को देखेंगे. यूरिन ऑस्मोलैरिटी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 100 से ज़्यादा हो तो ADH चल रहा है. दूसरी ये बात है रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन सिस्टम की. भाई अल्डोस्टेरोन का काम है कि सोडियम और पानी को रीअब्सॉर्ब करना.
सोडियम पानी रीअब्जॉर्ब करेगा तो यूरिनरी सोडियम एंड फीना, भाई सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा तो यूरिन में तो सोडियम नहीं नज़र आएगा ना, फिर यूरिन में सोडियम 20 या 30 मिली इक्विवेलेंट से पर लीटर से कम होगा। सो अगर रेनिन एंडोस्टेरोन एंजियोटेंसिन सिस्टम चल रहा है तो यूरिनरी सोडियम कम होगा, फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन सोडियम भी कम ही होना है, भाई रीअब्जॉर्ब हो रहा है बॉडी के अंदर वापस जा रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये सिस्टम्स ना आप देखो ये कब एक्टिव होते हैं, मतलब क्यों बॉडी पानी को भी रीअब्जॉर्ब करेगा सोडियम को भी रीअब्जॉर्ब करेगा, ये आप ज़रा पॉज करें वीडियो और अपने आप से पूछें। ये तब एक्टिव होंगे ये चीज़ें जब इफेक्टिव आर्टीरियल ब्लड वॉल्यूम कम होगा। भाई जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो बॉडी की फट जाएगी, बॉडी कहेगा भाई फ्लूइड किधर है, बॉडी सिक्रीट करेगा एडीएच, बॉडी एक्टिवेट करेगा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की। So the reason of giving this entire like summary and just discussing things that we've already discussed is to get to the bottom of true hypotonic hyponatremia. We're going to ask ourselves 3 questions. We're going to ask ourselves, is ADH being secreted or not? Is the renin angiotensin aldosterone system active or not? And what is the volume status? If we have the answer to these 3 questions, we have the solution to kya cause hai iski hyponatremia ki. So the first question, is ADH being secreted or not? That is the first question we're going to ask. So अगर हम यहाँ पे चल रहे हैं, सोडियम आया, दोबारा सोडियम कन्फर्म किया, सीरम ऑस्मोलैरिटी की, हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया ढूंढा, अब हम पूछेंगे कि एडीएच सिक्रीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर एडीएच सिक्रीट हो रहा है तो पानी फ्री वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, अगर फ्री वाटर रीअब्जॉर्ब होगा तो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा, अगर यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा तो यूरिन ऑस्मोलैरिटी 100 से ऊपर होगी, ठीक है। अगर एडीएच नहीं सिक्रीट हो रहा तो यूरिन डाइल्यूट होगा, यूरिन ऑस्मोलैरिटी 100 से नीचे होगी, बड़ा पानी 50 होगी, 30 होगी, 40 होगी, पानी जैसे यूरिन होगा, वाह यूरिन होगा और पानी जैसे होगा। तो हमने एडीएच लेवल, हमने यूरिन ऑस्मोलैरिटी देखी, ठीक है। अच्छा, before we move on, another thing I wanted to discuss with you is in the start we said कि hyponatremia जब होती है तो या टोटल बॉडी सोडियम लो होता है, ये रेयर इंस्टेंस है भाई, नमक जो है ना हर चीज़ के अंदर होता है, तो टोटल बॉडी सोडियम का रेयर होना मतलब रेयर चीज़ है ये, या बहुत ज़्यादा बॉडी वाटर होता है, मतलब पानी यार बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा पानी फंसा हुआ है। तो जनरली दिस इज़ द थिंग दैट्स हैपनिंग, देयर इज़ अ लॉट ऑफ बॉडी वाटर, ठीक है, एंड सोडियम इज़ डाइल्यूटेड आउट एंड यू हैव एन हाइपोनेट्रीमिया। So generally what happens is people who have a lot of body water, जो काफ़ी common cause है hyponatremia का, these people are going to pee out this water, ठीक है। अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसे बनाया है कि ये pee out हो गया सारा पानी। All of this पानी अगर pee out होना है तो we want the urine to be very dilute, and if we want the urine to be very dilute, we want ADH to be off. We want the urine to be very dilute, we want urine osmolarity to be less than 100, and we want the urine to be dilute. ADH has to be off. सो हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, अगर आप फॉलो कर रहे हैं, सोडियम हमने किया, दोबारा सोडियम हमने किया कंफर्म करने के लिए, सीरम ऑस्मोलैरिटी की, हमें पता चला कि ये ट्रू हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया है। हमने यूरिन ऑस्मोलैरिटी की, यूरिन डाइल्यूट आ गया, बता दिया यूरिन ने कि भाई मैं तो पानी आ रहा है यूरिन के अंदर। दिस इज़ ग्रेट मैन, हमारा काम बहुत आसान हो गया, बिकॉज दिस इज़ वेरी फ्यू थिंग्स दैट दिस कैन बी। सो यूरिन ऑस्मोलैरिटी इज़ लेस देन 100, देयर इज़ अ लॉट ऑफ यूरिन आ रहा है and the urine is very dilute. Now this can be very few things in medicine. Either the person is drinking a shit ton of water, they're drinking a shit ton of water and they're peeing out that water, and that's what we're seeing in the urine. इसको हम कह देंगे प्राइमरी पोलीडिप्सिया, बंदा 16 से 20 लीटर से ज़्यादा पानी पी रहा है, ठीक है भाई, साइकियाट्री को बुलाओ। या एक चीज़ है टी एंड टोस्ट सिंड्रोम, या एक चीज़ है बियरपोटोमेनिया। टी एंड टोस्ट सिंड्रोम क्या होता है, वो ये होता है कि कुछ बूढ़े होते हैं, जब उनके बच्चे सच्चे एंड केयर टेकर चले जाते हैं तो वो अकेले हो जाते हैं, दे डोंट नो व्हाट टू मेक फॉर फूड, सो दे हैव अ लॉट ऑफ टी एंड दे ईट अ लॉट ऑफ टोस्ट। टी हैज़ अ लॉट ऑफ वाटर इन इट एंड टोस्ट हैज़ वेरी लिटिल ऑस्मोल्स इन इट। बेसिकली एक प्राइमरी पोलीडिप्सिया वाला ही सीन बन जाता है भाई, वो बस टी एंड टोस्ट पे गुजारा कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा टी पीते हैं, काफ़ी ज़्यादा पीते हैं और लो ऑस्मोलर फूड खाते हैं, तो भाई उनको हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। So either the person is drinking a lot of water, either they're malnourished and they're just having a lot of tea and eating toast and very like fazul diet, or this other thing called beerpotomania. Beerpotomania is मैं और आप अगर हम 16 लीटर या 18 लीटर पानी पिए ना, हमारा किडनी इस फ्री वाटर को एक्सक्रीट कर लेगा 16 to 18 liters. The problem with these people who drink a lot of beer is, right, they obviously beer has alcohol in it. Alcohol is toxic to the kidneys, and alcohol it messes with the kidney's ability to excrete free water. And once it does that, these people, if they have more than 4 liters of water a day,
दे स्टार्ट रिटेनिंग दैट वाटर, लाइक वो उस फ्लूइड को निकाल नहीं पाती बिकॉज उनकी किडनीज मैसअप हो गई हैं। तो इसको हम कहते हैं बियर पोटोमेनिया। उसके ऊपर ये लोग malnutrition होते हैं वट एवर, बट बियर पोटोमेनिया इज़ काइंड ऑफ लाइक a collection of drinking a lot of water because their kidneys can't excrete that water because they have bad kidneys, and then having low osmoles, and beer has low calories। और इसकी बड़ी लंबी पैथोफिजियोलॉजी है। लेकिन अगर किसी बंदे का वावा यूरिन आ रहा है और वो हाइपोनेट्रीमिक भी है तो, और यूरिन ऑस्मोलैरिटी लेस देन 100 है, तो ये वन ऑफ ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या प्राइमरी पोलीडिप्सिया है, या टी एंड टोस्ट सिंड्रोम है, या लड़के ने शराबें पी हुई हैं। ठीक है, एक और कॉज भी है लेकिन वो हमने डिस्कस नहीं करा, वो बड़ा रेयर है। सो फार व्हाट वीव डन इज़ सोडियम आया, सोडियम हमने दोबारा भेजा, सीरम ऑस्मोलैरिटी की, कंफर्म किया कि हाइपोटोनिक होना चाहिए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमने पूछा कि ADH चल रहा है कि नहीं चल रहा। वी आर गोइंग टू यूज यूरिन ऑस्मोलैरिटी, लुक एट दैट। इफ़ द यूरिन इज डाइल्यूट, if urine osmolality is less than 100, it can be one of those 3 things that we just talked about. If the urine osmolality is greater than 100, that means that the body is concentrating this urine. That means that ADH is showing an effect. मतलब the urine is not dilute, yeah, the urine is concentrated. अब हमने सवाल पूछना है कि भाई ADH जो effect दिखा रहा है, is that effect appropriate or is that effect inappropriate? What does that mean? What does it mean to be appropriateness of ADH? Cover this. So, this as well. We're going to ask about the appropriateness of ADH. We're going to ask, is it appropriate in our mind for urine osmolality to be greater than 100, for the urine to be on the more concentrated side? The appropriateness of, yeah, that's what we're asking. So, going back to like in the start, what I discussed is I talked to you about the triggers of antidiuretic hormone secretion. I told you that when there's low effective arterial blood volume, the body freaks out and it activates antidiuretic hormone and it activates the renin, angiotensin, and aldosterone system. Other triggers for ADHD were nausea and pain, post-op drugs, CNS issues. So we're going to ask ourselves, यार इसमें ये सारे छोड़ो, काम ये पहले वाली की है। अगर ADH सिक्रीट हो रहा है, जो हम ऊपर कह रहे हैं, यूरिन ऑस्मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेटेड है, यूरिन ऑस्मोलैरिटी 100 से ऊपर है, हम पूछेंगे कि ये अप्रोप्रिएट है। हम पूछेंगे कि बॉडी सोच रही है कि वो वॉल्यूम डिप्लीटेड है, क्योंकि अगर बॉडी सोच रही है कि भाई पानी नहीं है मेरे अंदर, मैं वॉल्यूम डिप्लीटेड स्टेट में हूँ, तो इट इज़ नॉर्मल एंड फिजियोलॉजिकल फॉर द बॉडी टू सिक्रीट ADH. So the question we're basically asking is whether ADH is appropriate or inappropriate. We're asking कि बॉडी सोच रही है कि मेरे अंदर इफेक्टिव आर्टीरियल ब्लड वॉल्यूम है कि नहीं है। अब ये हम कैसे पता चलेगा? तो अगेन जस्ट टू रीकैप, सो फार हमने सोडियम किया, बेसिक मेटाबॉलिक प्रोफाइल, हमने दोबारा किया, हमने सीरम ऑस्मोलैरिटी की, 285 से कम आया, ट्रू हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रेमिया। हमने यूरिन ऑस्मोलैरिटी की, यूरिन कॉन्सेंट्रेट आ गया, 100 से ऊपर आ गया कंपैरेटिवली। हमने कहा कि ADH चल रहा है, चालू है ADH ऑन है। अब हम पूछेंगे कि अप्रोप्रिएट की है, इनअप्रोप्रिएट है। ये हम ऐसे पूछेंगे कि हम कहेंगे बॉडी सोच रही है कि वॉल्यूम डिप्लीटेड हूँ, क्योंकि अगर बॉडी सोच रही है कि वॉल्यूम डिप्लीटेड है और ADH चल रहा है, तो इसका मतलब है कि मतलब बॉडी वाकई सोच रही है। जब बॉडी सोचती है कि वॉल्यूम डिप्लीटेड है, वो ADH को ऑन करता है, लेकिन हमने पीछे कहा था कि वो रेनिन, एंजियोटेंसिन और अल्डोस्टेरोन सिस्टम को भी ऑन करता है। तो इफ़ द बॉडी थिंक्स दैट इट्स वॉल्यूम डिप्लीटेड, इज़ द रेनिन, एंजियोटेंसिन और अल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिव? How do we determine whether that system is active? We do urinary sodium and fractional excretion of sodium. When in renin, angiotensin and aldosterone system are active, आखिर में बनना aldosterone ने ही है। जब aldosterone बनेगा वो सोडियम को रीअब्जॉर्ब करेगा, तो urinary sodium क्या होगा? कम होगा। fractional excretion of sodium क्या होगा? वो कम होगा। So if ADH is active and the renin, aldosterone, angiotensin system is active, urinary sodium should be less than 20 to 30. The number to look for is 20 to 30. अगर urinary sodium इससे कम है, मतलब aldosterone का इफेक्ट शो हो रहा है। अगर fractional excretion of sodium 1% से कम है, इसका मतलब aldosterone का इफेक्ट शो हो रहा है। तो इसका ये मतलब है कि बॉडी सोच रही है कि भाई इफेक्टिव आर्टीरियल ब्लड वॉल्यूम नहीं है, मतलब भाई फ्लूइड ही नहीं है, एंड हम कहेंगे कि ADH secretion is appropriate. So ADH secretion is appropriate because renin, angiotensin और aldosterone सिस्टम भी चल रहा है। अब दो पॉसिबिलिटीज़ है, या अब आपकी फिजिकल एग्ज़ाम पे आएगा, या फिजिकल एग्ज़ाम पे हाइपरवोलेमिया देखोगे, आप भाई लंग्स सुनोगे तो उसमें पानी, आप JVD को देखोगे तो वो रेज्ड, आप पीडल एडिमा देखोगे तो टांगों में पानी, आप सुनोगे हार्ट को तो S3, दैट मीन्स दैट देयर इज हाइपरवोलेमिया ऑन फिजिकल एग्ज़ाम। हाइपरवोलेमिया अगर आ रहा है फिजिकल एग्ज़ाम पे एंड बॉडी सोच रही है कि मेरे अंदर पानी नहीं है, तो या वो हार्ट फेलियर है
या वो सिरोसिस है, साथ में एसाइटीज नज़र आएगा, या वो सीवियर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, वेयर देयर इज़ लो ऑनकोटिक प्रेशर एंड द बॉडी थिंक्स दैट आई डोंट हैव इनफ वॉल्यूम, यही हो सकता है, इट कैन बी नथिंग एल्स. या देयर इज़ यूवोलीमिया और हाइपोवोलीमिया ऑन फिजिकल एग्जाम, द बॉडी थिंक्स दैट आई डोंट हैव वॉल्यूम एंड ऑन एग्जाम तुम्हें नहीं समझ आ रहा, लगता है हाइपोवोलीमिया है, लगता है यूवोलीमिया है, but the body is clearly thinking I have no effective arterial blood volume. Either this is diarrhea or vomiting, making the person hypovolemic or euvolemic, you can't tell. Yeah, there's third spacing of fluid. Yeah, it's burns. Yeah, they're bleeding out. If you pause and think about this, all of this makes sense so far. Effective arterial, whatever, I'm not going to discuss it with you. ये जाके pause करके खुद से सोच लो. But this is an instance where ADH is active and renin-angiotensin aldosterone system is active. The body is clearly thinking कि everything, मतलब body ठीक कर रही है, ADH को भी elevate कर रही है, renin-angiotensin ये सिस्टम को भी एक्टिवेट कर रही है, तो क्लियरली ADH elevation is appropriate. This is kind of normal, everything checks out. What about a system where ADH is active, the urine is concentrated, urine osmolality is greater than 100, urine like में osmoles बहुत ज़्यादा हैं, and renin-angiotensin aldosterone system is inactive. Basically inactive है तो यूरिन में सोडियम भी बहुत आ रहा है, मतलब एल्डोस्टेरोन उसको रीअब्जॉर्ब नहीं कर रहा, तो हमें नज़र आ रहा है यूरिन में. फीना इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 1%. भाई ये तो बॉडी कंफ्यूज हो रही है, एक तरफ पे बॉडी कह रही है कि ADH को चलाओ, एक तरफ पे renin-angiotensin aldosterone सिस्टम चल नहीं रहा, तो द बॉडी डज नॉट थिंक इट इज़ वॉल्यूम डिप्लीटेड, देयर इज़ समथिंग वियर्ड दैट्स हैपनिंग. सो वी विल से दैट द ADH elevation is inappropriate. The body clearly is not thinking कि मैं वॉल्यूम डिप्लीटेड हूँ, क्योंकि अगर वो वॉल्यूम डिप्लीटेड होता तो renin-angiotensin aldosterone सिस्टम को चलाता. तो दिस ADH elevation is inappropriate. अब आगे फिर से दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. अगर हाइपरवोलीमिया है, क्लियरली ऑन फिजिकल एग्जाम देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्लूइड. ब्रो अगर फ्लूइड बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि किडनीज मेस्ड अप है, एंड दिस काइंड ऑफ चेक्स आउट द किडनीज मस्ट बी फेलिंग, बिकॉज वो renin-angiotensin aldosterone सिस्टम को चला ही नहीं सकती. GFR इज़ लेस दैन 15. ठीक है, इसका ये प्रॉब्लम मतलब है. ठीक है, चेक रेलिवेंट है, क्रिएटिनिन करो, फलाना का ना करो. अगर हाइपरवोलीमिया है, ठीक है, इट इज़ नॉट गेटिंग दैट फ्लूइड आउट. द सेकेंड थिंग इज़ यूवोलीमिया या हाइपरवोलीमिया. ठीक है, यूवोलीमिक है तो ये सारे कॉजेज़ मैंने लिख दिए. यूवोलीमिक हाइपोनेट्रीमिया के SIADH, हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपोकोर्टिसोलिज्म, रीसेट ऑस्मोस्टैट. हाइपोवोलीमिया या वो डायूरेटिक्स पे है, मिनरलोकोर्टिकोइड डेफिशिएंसी है, सॉल्ट वेस्टिंग नेफ्रोपैथी है. इसमें दीज आर द इंस्टेंसेस वेयर ADH इज़ एलिवेटेड, ADH इज़ एक्टिव, कुछ ADH का इफेक्ट शो हो रहा है, इनअप्रोप्रिएट सीन आ रहा है, कुछ डिंगा हो गया बॉडी के साथ, ADH एलिवेटेड है और renin-angiotensin aldosterone सिस्टम इनएक्टिव है. ये इसके कॉजेज़ हैं, यही पॉसिबिलिटीज़ हैं. अब to summarize everything that we've done so far is किसी बंदे का सोडियम लो आ गया है, हमने इस ऑर्डर में चलना है. हम पूछेंगे is ADH on or off, is renin-angiotensin system on or off, and the volume status. किसी का सोडियम लो आ गया है, हमने कंफर्म किया है कि सोडियम लो है, हमने सीरम ऑस्मोलैरिटी की है. हाइपरटोनिक हाइपोनेट्रीमिया हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लो, हम एक्सपेक्ट करते हैं हम इधर आए, लेकिन हाइपरटोनिक हाइपोनेट्रीमिया जो बहुत अजीब सी बात है, हम ढूंढेंगे अदर एक्टिव ऑस्मोल्स. आइसोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है, आइसोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया को फैंसी सूडो हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं. लैब का कोई मसला है, चेक करो लिपिड, चेक करो प्रोटीन. हाइपरटोनिक हाइपोनेट्रीमिया का वर्कअप करो, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, DKA, पैंक्रियाटाइटिस. यहाँ अगर तक हम पहुँच गए हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया, ट्रू हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया, हमने कहा कि ADH चल रहा है कि नहीं चल रहा, हमने यूरिन ऑस्मोलैरिटी की. अगर यूरिन ऑस्मोलैरिटी 100 से ऊपर आ गई तो मतलब ADH का इफेक्ट दिखा रहा है. अगर यूरिन ऑस्मोलैरिटी 100 से नीचे आ गई तो यूरिन मतलब डाइल्यूट है, ADH ऑफ है. तो ये 3 चीज़ें ही हो सकता है, प्राइमरी पोलीडिप्सिया, टी एंड टोस्ट सिंड्रोम, बियरबोटोमेनिया. अगर ADH अपना इफेक्ट दिखा रहा है, फिर हम पूछेंगे बॉडी सोच रही है कि मैं वॉल्यूम डिप्लीटेड हूँ. अगर बॉडी सोच रही है कि मैं वॉल्यूम डिप्लीटेड हूँ तो मतलब यूरिनरी सोडियम एंड फ्रैक्शन एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम लेस देन 20 to 30 होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए. बॉडी विल बी रीअब्जॉर्बिंग सोडियम. अगर बॉडी सोडियम रीअब्जॉर्ब कर रही है और हाइपरवोलीमिक स्टेटस है तो ये है, यूवोलीमिक स्टेटस है तो ये है. अगर सोडियम इनएक्टिव है और ADH एलिवेटेड है, दिस इज़ इनअप्रोप्रिएट. देयर इज़ सम अदर रीज़न फॉर ADH इज़ इनअप्रोप्रिएटली बीइंग सेक्रेटेड. दिस इज़ अ मेस्ड अप सिचुएशन. अगर हाइपरवोलीमिया है तो वो रीनल फेलियर है. अगर हाइपोवोलीमिया है या यूवोलीमिया है तो SIADH है, एड्रिनल इनसफिशिएंसी, सॉल्ट वेस्टिंग नेफ्रोपैथी है. This is the main crux of things that if you understand that this is the order you go into, you will know how to manage hyponatremia later on. Actually, no, that's not true. In reality, I will tell you that getting to the bottom of a hyponatremia is irrelevant. In the end, हम treat उसी तरह करेंगे. हम treat करेंगे कि acute का एक treatment है, chronic का एक treatment है, and usually उस treatment के बाद हम cause ढूंढने की कोशिश करते हैं और उस cause को treat करने की कोशिश करते हैं.
यहाँ पे मैंने एक स्टार लगाया है कि असल में ऐसे नहीं होता। असल में चीज़ें एकदम से बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। अगर किसी को का GFR बहुत लो है, अगर किसी की किडनीज फेल हो रही हैं तो यूरिन ऑस्मोलैरिटी थोड़ी डिंगी हो जाएगी। चीज़ें मतलब कैन गेट वेरी कॉम्प्लिकेटेड वेरी फास्ट। सो जस्ट बिफोर वी बट इफ़ यू नो कि बॉडी क्या सोच रही है एक फिजियोलॉजिकली मोस्टली नॉर्मल पेशेंट में, गेटिंग टू द कॉज ऑफ हाइपोनेट्रीमिया इजंट जनरली दैट हार्ड। बिफोर वी मूव ऑन जस्ट अ फ्यू थिंग्स। अक्सर लोग डायूरेटिक्स पे होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन है डायूरेटिक इस्तेमाल करना। थायजाइड लूप, ठीक है, थायजाइड किस तरह काम करता है? थायजाइड ब्लॉक करता है सोडियम क्लोराइड का को ट्रांसपोर्ट को, सोडियम एक्सक्रीशन को वो ब्लॉक करता है। भाई थायजाइड अगर आप ले रहे हैं तो आपकी यूरिन में सोडियम एक्सक्रीशन basically it causes sodium to be go out in the urine. When sodium is in the urine, the urinary sodium will be artificially high. तो the thing is भाई हम तो urinary sodium इधर इस्तेमाल कर रहे थे to check whether the renin angiotensin aldosterone system is active. तो भाई अगर वो diuretic ले रहा है, that's gonna mess up with our urinary sodium. So we cannot use urinary sodium with patients on diuretics. The entire thing is the same. So we're going to use fractional excretion of sodium, fractional excretion of urea, or fractional excretion of uric acid. So in situations where ADH is active and urinary osmolarity is greater than 100 and basically हम अब ये पूछने जा रहे हैं कि भाई बॉडी सोच रही है कि वो इफेक्टिव आर्टेरियल ब्लड वॉल्यूम लो है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम चल रहा है, अगर यूरिनरी सोडियम 30 से ज़्यादा है लेकिन वो डायूरेटिक पे है, तो या ये है कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इज़ इनएक्टिव बिकॉज यूरिनरी सोडियम इज़ हाई, या द पेशेंट इज़ ऑन डायूरेटिक्स और वो फॉल्सली इस नंबर को एलिवेट कर रही है। तो फिर हम फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम देखेंगे, हम फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया देखेंगे एंड फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड देखेंगे। अगर फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया लेस दैन 35% है तो ये सजेस्ट लो इफेक्टिव आर्टेरियल ब्लड वॉल्यूम। अगर फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड लेस दैन 12% है, दिस सजेस्ट लो इफेक्टिव आर्टेरियल ब्लड वॉल्यूम। दिस सजेस्ट्स अगर ये दोनों चीज़ें मीट हो रही हैं, दिस सजेस्ट्स कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इज़ एक्टिव। अगर ये सिस्टम एक्टिव होगा तो जनरली नॉर्मल बंदे के अंदर एल्डोस्टेरोन बनेगा, एल्डोस्टेरोन यूरिनरी सोडियम को कम करेगा, 20 to 30 से कम करेगा, एंड पेशेंट इज़ डायूरेसिंग बिकॉज देयर इज़ लो इफेक्टिव आर्टेरियल ब्लड वॉल्यूम। This suggests that the system is active. But if you notice, he was on diuretics, so his urinary sodium was high, even though it should have been low. अगर आप बैठ के इसको देखें, work it out, तो you'll understand. But basically, the take-home point is on diuretics, don't trust urinary sodium. Trust fractional excretion of urea, fractional excretion of uric acid. ये go-to हैं आपके. The next thing is just quickly, यार लोग SIADH बोलते हैं, यही आता है लोगों को SIADH. SIADH first of all is a euvolemic hyponatremia. Euvolemic hyponatremia अब जितना हमें आता है we should know कि like अगर मैं आपको बताऊं कि SIADH का बताओ क्या होना चाहिए, तो अगर आप अपने आप को कवर करें, आप मुझे बताएं सोडियम ऑब्वियसली लो होगा, सीरम ऑस्मोलैरिटी ऑब्वियसली लो होगी बिकॉज ये ट्रू हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया है, ADH ऑन होगा क्या ऑफ होगा? वेल SIADH है सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन है, तो ADH should obviously be on. If ADH is on, should urine be dilute or concentrated? Then you ask yourself, well, urine should be concentrated because that's what ADH's job is. Urine osmolarity should be greater than 100. Urine osmolarity is greater, that means urine is concentrated. Then you ask renin angiotensin aldosterone system ka kya scene hai? Renin angiotensin aldosterone system will be off because it's syndrome of inappropriate ADH secretion. Body doesn't think कि मैं volume depleted हूँ. Urinary sodium should be high. यार एक second मुझे, sorry, continuing. Basically there will be a discrepancy between ADH and renin angiotensin aldosterone systems. To confirm something is SIADH, right? बड़े fit tests दिए हैं यार literature ने. Two things. अगर serum uric acid less than 4 है, तो this is probably almost always positive predictive value I think इसकी goes to 100%. अगर serum uric acid less than 4 है in a patient with hyponatremia and who's euvolemic, they probably have SIADH. फिर SIADH का अपना वर्कअप है, ऐसे नहीं है कि SIADH बोल के ख़त्म कर दो. But the reason that we're doing uric acid is basically body में ना in the proximal convoluted tubule, when we're kicking out sodium, right, we're also kicking out uric acid. So if you're kicking out sodium and kicking out uric acid, मतलब if serum uric acid is low, that means you're kicking out sodium. खैर करते कराते इसका exact mechanism नहीं पता, but just do serum uric acid if it's less than 4. So it's probably SIADH. And then the last fact that I wanted to discuss with you guys, and फिर वीडियो बस ख़त्म होगी, is कभी कभार ना हमारे पास सीरम, इफ़ यू रिमेंबर, तो वी वर डूइंग सोडियम, कोई लो आना, सोडियम का लो आना को कंफर्म करना, सीरम ऑस्मोलैरिटी निकालना,
ADH का पता लगाना यूरिन ऑस्मोलैरिटी से, फिर रेनिन एंजियोटेंसिन एंड लॉस सिस्टम का पता लगाना यूरिनरी सोडियम से और फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम से. The thing is, right, sometimes, obviously, if you notice, this is the next step. Sometimes we don't have urine osmolarity. You can actually estimate the urine osmolarity from urine specific gravity. अगर suppose किसी का आगे urine specific gravity lab में आपको पता है 0.1.012 है, तो to convert this into urine osmolarity, you multiply the last two digits by 30. तो इसका 1.012 था, 012 को आप 30 से मल्टीप्लाई करो 360, तो इस बंदे का 360 है, तो 100 से ऊपर है, तो यूरिन समवट कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, तो ADH चल रहा है. दिस जस्ट अ क्विक बेड साइड हैक. मतलब आप अंदाज़ा आपको जल्दी हो जाएगा, UA पे आपको जल्दी से अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ADH चल रहा है कि नहीं चल रहा. That's everything. This is the complete workup. I will zoom out a bit. This is the complete workup, and hopefully you guys find this helpful. In essence, you don't need to know any of this workup because आखिर में मैनेजमेंट एक ही होगी. मैनेजमेंट एक्यूट की सेपरेट है, क्रॉनिक की सेपरेट है. ये बस फैंसी जो बॉयज़ सोचने वाले हैं, ये उनके लिए है कि वो ख़ुद से सोचें और मतलब पता लगाने की कोशिश करें अपने दिमाग में कि चल रहा है कि नहीं चल रहा. ऑब्वियसली इतना आसान सीन नहीं है. चीज़ें आगे बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं. किसी की किडनीज फेल हो रही हैं, किसी का क्या हो रहा है, कोई कितने मेडिकेशंस पे है. बट मेजॉरिटी केसेस में दिस विल हेल्प you, and thinking of it this way will help you. So that's the video, guys. Peace. I'll see you guys in the next one with management of hyponatremia. Hope you guys learned something.